नमस्कार, अनारी टीवी के खास कार्यक्रम पावर कॉरिडोर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभु पटेरिया। सियासत और ब्यूरोक्रेसी की खबरों के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे अनारी टीवी के ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे और वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव। साथ ही इस चर्चा में भाग लेंगे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी MB ओझा। पावर कॉरिडोर में सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की अफसरशाही की। लगता है मध्य प्रदेश की अफसरशाही अब कोल्लू के उस बैल की तरह हो गई है जिसे जब तक हाँका ना जाए वो चलता नहीं है। प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान की बात हो, अतिक्रमण या माफिया पर सख्ती का मामला हो, या फिर युवाओं को नशे का आदी बनाने वाले ड्रग्स के कारोबार की रोकथाम का विषय, जब तक मुख्यमंत्री नहीं बोलते, अफसर या प्रशासन या कहें पुलिस अपनी तरफ से कोई पहल करते हुए नहीं दिखती। इनको सक्रिय करने के लिए मुख्यमंत्री को कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। उस कॉन्फ्रेंस में उनको अधिकारियों को बाकायदा फटकार लगानी पड़ती है, यहाँ तक कि कलेक्टर और SP के तबादले करने जैसी सख्ती दिखानी पड़ती है, तब जाकर कहीं कुछ हलचल दिखाई देती है। मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में ये हो क्या रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं स्टूडियो, यहाँ जहाँ हमारे साथ जुड़ेंगे ब्रजेश चौकसे जी, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मसला है क्या। ब्रजेश जी, कैसे देखते हैं आप, क्या अफसरशाही का कामकाज का यही रवैया होना चाहिए, यही तरीका होना चाहिए कि मुख्यमंत्री को बार बार बोलना पड़े, हर मसले पर मुख्यमंत्री को एक मीटिंग लेनी पड़े, हर मसले पर मुख्यमंत्री को निर्देश देने पड़े, हर मसले पर मुख्यमंत्री को बाकायदा वीकली समीक्षा करनी पड़े कि कितने उनने पिछले हफ्ते निर्देश दिए तो उसमें क्या काम हो गया है और क्या काम हो रहा है, कितना काम बाकी है, कौन अधिकारी चोरी कर रहा है, कौन अधिकारी भ्रष्टों को बढ़ावा दे रहा है, कौन अधिकारी रेत के ट्रकों से घूस ले रहा है, ये सारी चीज़ें जो निकल कर सामने आ रही हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? प्रभु जी, वैसे तो मुख्यमंत्री को एक बार बोलने के बाद दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए। उनका काम है कि उन्होंने एक मैसेज दे दिया कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरी सरकार क्या चाहती है, इसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कराना, क्रियान्वयन कराने की पूरी जिम्मेदारी CS की और DGP की है। दोनों को यदि कानून व्यवस्था का, जैसा आज उन्होंने कहा ड्रग वाले मामले में कई जगह जिलों में कार्रवाई हो रही, लेकिन एक व्यापक अभियान चलाने की जो ज़रूरत है। CM बनने के बाद उन्होंने लगातार ये बात कहते आ रहे हैं कि कार्रवाइयाँ किया जाए, माफिया को बाहर किया जाए, लेकिन हम देख रहे हैं कि छुटपुट कार्रवाइयाँ अधिकारी करके बच निकलते हैं। जबकि इसका समीक्षा करना चाहिए, DGP को देखना चाहिए कि यदि CM ने बोल दिया कि इसके बाद एक एक जिले से SP से बात करें वो और कार्रवाई आगे बढ़ाएं, लेकिन वो काम मुख्यमंत्री को करना पड़ रहा है एक बार बोलने का। यही काम CS का है, उनको कलेक्टर को देखना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि मुख्यमंत्री ने जो कहा है उस तरह से अभियान चलाएं, उस तरह से कार्रवाई करें, उस तरह से लोगों की सुनवाई करें, लेकिन वैसा होता नहीं है। हमने मुख्यमंत्री को देखा है प्रभु जी, जब वो यहाँ मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने बाबूलाल गौर के बाद, तो सबने कहा कि उनमें कोई अनुभव नहीं है प्रशासन का, प्रशासन की अनुभव की बात आई, लेकिन जब वो जैसे ही CM बने उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को हटा दिया, तो एक लगा कि सख्त प्रशासक का वो करा लेंगे काम, प्रशासन से लगाम कस लेंगे प्लास। लेकिन को लेकर आए थे, वो दिल्ली से सख्त अफसर माने जाते थे विजय सिंह, जिनके जरिए उनने अपना निजाम चलाया था। जिसके बाद जब देखा कि फिर अफसरशाही उसी ढर्रे पे निकल गई, तो 15 माह में हमने देखा है कि यदि चीफ सेक्रेटरी बोलता है तो एक बार बोलने के बाद तगातड़ कार्रवाइयाँ बड़ी होने लगती हैं। मुख्यमंत्री जाहिर तौर पर उन्होंने 15 माह में विचार किया होगा, कुछ खामियां संगठन स्तर पर तो शासन स्तर पर, तो इस बार हमको नए बदलाव दिख रहे हैं मुख्यमंत्री में, जिस तरह से तेवर दिख रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आगे ये और सख्त होंगे। उन्होंने जिस तरह से कलेक्टर SP पे गाज गिराई है भ्रष्टाचार के मामले में, लापरवाही के मामले में, वो अब बख्श नहीं रहे हैं और ये बार बार कह रहे हैं। तो अब मुझे लगता है कि अधिकारियों को इन 2 घटनाओं से सबक ले लेना चाहिए, नहीं तो वो और गाज गिरेगी सब पे। और इस बार आपको मुख्यमंत्री पूरी तरह से सख्त और ऐसा प्रशासन देने वाले हैं, जिस तरह से मोदी के प्रशासन की बात की जाती है, जिस तरह योगी आदित्यनाथ के प्रशासन की बात की जाती, ऐसा प्रशासन आपको मध्य प्रदेश में इन 3 सालों में देखने को मिलेगा। ब्रजेश जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि अफसरशाही ये चाहती है कि मुख्यमंत्री को सारा श्रेय जाए, इसलिए वो कोई अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करती? हमने पिछली सरकार की बात करें जो कमलनाथ सरकार थी, कमलनाथ को एक निर्देश देते थे या एक लाइन देते थे कि ऐसा होना चाहिए, मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान की उनकी बात कर लें, अतिक्रमण के खिलाफ अभियान की बात कर लें, तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी पूरे का पूरा प्रशासन उसमें झोंकवा देते थे, सख्त कार्रवाई होती थी।
सीधे वो कमिश्नरों से फीडबैक लेते थे कि उनके संभाग के कलेक्टर कैसा काम कर रहे हैं, कहाँ लापरवाही हो रही है, और जो मुख्यमंत्री के निर्देश होते शब्दशः अमल कराने की दिशा में प्रयास करते थे। तो जैसा आपने कहा कि चीफ सेक्रेटरी या डीजीपी उनको पहल करनी चाहिए, तो क्या ये लोग जानबूझकर ही वो पहल नहीं कर रहे हैं कि बार बार मुख्यमंत्री को सामने आना पड़े, या कहीं कोई लेक ऑफ कम्युनिकेशन जैसी कोई चीज़ दिखाई दे रही है? मुझे लगता है कि प्रभु जी अभी प्रशासन शिवराज जी का बदला रूप समझ नहीं पाया। वो पिछले जो 13 साल उन्होंने जिस तरह से सरकार चली है, जिस तरह से अफसरशाही के भरोसे चली है, वो उसी तरह से देख रहे हैं। मुख्यमंत्री थोड़े लचीले हैं स्वभाव से, मतलब किसी पे सख्त कार्रवाई नहीं करते। ये जो उनकी जो छवि बन गई है उसके कारण अधिकारियों को ऐसा लग रहा है कि हाँ उन्होंने कह दिया है आगे कार्रवाई। लेकिन आप देखिए पहली बार रेत माफिया जिन पर खुद उन पर आरोप लगे थे, मुख्यमंत्री उनने कार्रवाई करने का कहा, सख्त कार्रवाई करने का कहा, और इसके बावजूद भी अफसरशाही ये नहीं है कि यदि अफसर काम करेंगे तो श्रेय तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री को ही जाएगा। पिछली वाले 15 माह में हम देखेंगे यदि अभियान चला मिलावट के खिलाफ तो श्रेय तो कमलनाथ सरकार को ही गया है। यदि अभी अधिकारी ये सोच रहे हों कि मुख्यमंत्री को ही श्रेय ले लेने दें, उन्हीं को समीक्षा करने दें, तो श्रेय तो मुख्यमंत्री के खाते में ही जाना, कार्रवाई होगी और अच्छे से कार्रवाई होगी तो जाहिर प्रशासन की वो छवि बनेगी उनकी कि इस बार अच्छा प्रशासन दिया है। भ्रष्टाचार मुक्त की जो बात करती है भाजपा, विकास की जो बात करती है। अब टाइम पीरियड चाहिए सबको कि भाई 5 माह का वो नहीं है, 3 साल में आपको काम करना है, 5 साल का अब समय नहीं है आपके पास। तो जो काम 5 साल में होना चाहिए थे वो 3 साल में करवाना है। इसलिए मुख्यमंत्री ये सख्ती दिखा रहे हैं और अफसरशाही को इस चीज़ को समझना चाहिए और लापरवाही बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिस तरह की लापरवाही वो कर रहे हैं अधिकारी कि वो मुख्यमंत्री के कहने के बाद उसका क्रियान्वयन कराएं, डीजीपी, सीएस और निचले स्तर संभाग स्तर के अधिकारी उसकी समीक्षा करें। इस बार मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब संभागीय अधिकारी भी जिम्मेदार रहेंगे, तो वो एक एक की जिम्मेदारी तय कर रहे हैं। तो अब ये नहीं है कि कलेक्टर एसपी के बाद संभागीय कमिश्नर या कलेक्टर के बाद आपका आईजी ये बच जाएंगे, ये बच नहीं पाएंगे, सब पे कार्रवाइयाँ होंगी। चलो ब्रिजेश जी, अब अगली खबर की बात कर लेते हैं। तो बात जो हम अभी कर रहे हैं अधिकारियों की सुस्ती या उनके कामकाज की लेतलाली की, तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अफसरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना को भी नहीं छोड़ा है। अपनी लेतलाली के चलते उस पर भी दाग खड़े कर दिए हैं। फिर चाहे वो जेम का मामला हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कुपोषण की रोकथाम के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल वितरित करने का मामला। ये वो मामला है जिसमें बीते 3 साल में 9 बार टेंडर हुए। 9 बार के टेंडर में एक बार भी ये अधिकारी या जो फर्में हैं वो ये तय नहीं कर पाए कि किससे मोबाइल को ख़रीदा जाए। बार बार उन टेंडरों को किसी न किसी बाधा करके अटकाता दिया जाता रहा। और जो 76,000 मोबाइल जो एक साथ खरीदे जाने का जो मामला था, इसमें कई बार ऐसे मौके आए कि ऐसा लगता था कि कुछ बड़े नेता तक इसमें इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे मसले में को लेकर अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्ती दिखाई है। उन्होंने कहा कि अब बार बार खरीदी के लिए टेंडर नहीं होंगे और सीधे सीधे इस मोबाइल खरीदी का जो मामला है इसको आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ही सुपुर्द कर दिया जाए, उनके खाते में 10-10 हज़ार रुपये दे दिए जाएँ और उनको अपनी पसंद का मोबाइल वो खरीद सकते हैं। चाहे वो 10,000 रुपये का मोबाइल खरीदना है तो 10,000 का खरीदें, या इससे महंगा या सस्ता खरीदना है तो सस्ता खरीदें। इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिटायर्ड आईएएस अधिकारी MB ओझा जी। ओझा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। ओझा जी, हमारी आवाज़ मिल रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज़ में अच्छी सुन रहा हूँ जी। ओझा जी, ये जो मामला है मोबाइल खरीदी का, मुझे याद है कि आप महिला बाल विकास विभाग के आयुक्त भी रहे हैं और एक आपके सामने भी ये नज़र में आया होगा। अब मुख्यमंत्री ने बड़ी पहल की है कि उन्होंने कहा कि सीधे उनके खाते में 10-10 हज़ार रुपये डाल दिए जाएँ कि वो खरीद लें। कई बड़े व्यवधान इसको लेकर आते रहे, हालांकि बहुत छोटा सा मामला था, बहुत ज़्यादा अमाउंट का मामला भी नहीं था कि इसको लेकर बहुत ज़्यादा गड़बड़ियों की गुंजाइश हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो गड़बड़ियाँ होती रहीं, तो उसको कैसे देखते हैं आप? क्या वजह रही इसकी कि अभी तक मोबाइल नहीं खरीदा जा सका और एक तरीके से कहीं मध्य प्रदेश सरकार पर यह बट्टा लगा गया मामला? मैं इस विभाग में करीब 2 साल पहले कमिश्नर था जी। आपका कहना सही है कि कई व्यवधानों के कारण मोबाइल नहीं खरीदे जा सके थे, जबकि भारत सरकार का कहना था कि आप मोबाइल खरीदें। जी। 10,000 रुपए की लिमिट थी जिसमें उनको बैटरी भी देनी थी। जी। इस संबंध में टेंडर हुए, लेकिन टेंडर में कहीं न कहीं कोई न कोई अड़ंगे अड़चन हमेशा आते रहे। जैसा कि आपने अभी बोला कि कई बार तो ये था कि ये मोबाइल ठीक नहीं है, इनके रेट सही नहीं है, या कई बार जो टेंडर देते हैं उनके भी कुछ निहित स्वार्थ होते हैं, तमाम प्रकार की बातें होती हैं। 2 साल पहले मैंने भी ये प्रस्ताव दिया था कि अगर कार्यकर्ताओं को जो टेंडर के मोबाइल पसंद नहीं आ रहे हैं कि उनको कौन सा मोबाइल लेना है, LG का लेना है कि सैमसंग का लेना है कि नोवा का लेना है, लावा का लेना है, कौन सा मोबाइल लेना है,
तो उनको पैसे दे दिए जाए 10,000 रुपये। अगर वो चाहते हैं कि उनको बहुत अच्छा मोबाइल चाहिए तो अपने से पैसे लगा लें और हमें रसीद दे दें, जिससे ये नहीं हो कि उन्हें मोबाइल नहीं खरीदे हैं। तो इससे हमारा जो पैसा भी यूटिलाइज हो जाएगा और इनका जो महिला बाल विकास की जो हमारी कार्यकर्ता हैं, बहनें हैं, उनका भी काम हो जाएगा। लेकिन आपका कहना सही है कि कई बार निर्णय नहीं होता और इस निर्णय न होने के कारण पैसा यूटिलाइज नहीं हो पाया। और अब जैसा कि आप बता रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए ये आपके निर्णय प्रस्ताव लिया को है। मंजूर कर लिया मुख्यमंत्री जी ने। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। ये मेरा प्रस्ताव शुरू से 2 साल पहले मेरा प्रस्ताव था। आप अगर फाइलों में देखेंगे तो मैंने लिखा भी था कि क्योंकि ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि कौन सा मोबाइल खरीदना है, कौन सा अच्छा कौन सा बुरा है, तो हम कार्यकर्ताओं को छोड़ दें, क्योंकि मोबाइल का इस्तेमाल उन्हें ही करना है। जी वो कितना अच्छा मोबाइल लेना चाहती हैं लें और उसका इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही निर्णय है। सर, आपको नहीं लगता कि इस पूरे मामले में जो खरीदी की प्रक्रिया है कहीं ना कहीं जेम पर भी उंगली उठ रही है? क्योंकि जेम जैसी एक संस्था जिसको बनाई गई, जिसको कहा गया फुल प्रूफ संस्था है, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां पर सारे सप्लायर इकट्ठे होते हैं, जहां पर ये खरीदार वहां पर पहुंचते हैं और पूरी पारदर्शिता से वहां से खरीदी होती है, लेकिन उसको वहां जेम पर उंगली उठाई गई। फिर लघु उद्योग निगम की तरफ गए, वहाँ पर भी वो सफल नहीं हो पाया और बार बार टेंडर कैंसिल होते रहे। तो ये जो कहीं ना कहीं जो गड़बड़ियाँ होती हैं, इसके लिए क्या महिला बाल विकास जिम्मेदार था, या लघु उद्योग निगम जिम्मेदार है, या जेम की गड़बड़ियाँ इसमें दिखाई देती हैं? जैसा कि अभी आपने पहले शुरुआत में बोला ना कि जब टेंडर होता है तो उसमें बहुत से लोग जुड़ जाते हैं, बहुत से लोगों के स्वार्थ जुड़ जाते हैं। जी, तो चाहे जेम हो चाहे लघु उद्योग निगम हो, टेंडर देने वाले वही लोग हैं, उन्हीं के अपने स्वार्थ हैं और तरह तरह के उनके नमूने हैं। कई बार होता है कि टेंडर में जिस मोबाइल का उन्हें रेट डाला, पता चला कि वो मोबाइल उस रेट से कम का मोबाइल है, या वो मेक होना बंद हो गया। तो तमाम तरह की बातें आती हैं। या जो मोबाइल उन्होंने दिया टेंडर में, वो अभी उसको जो हमारे कार्यकर्ता हैं या जो हमारे अन्य कर्मचारी उसे पसंद नहीं कर रहे हैं। फिर छोटी छोटी बातों को लेकर अड़ंगा डालना, कोर्ट चले जाना, दुनिया भर की शिकायतें करना, जिसका टेंडर नहीं हुआ वो शिकायतें करने लगता है। जेम है, जेम में भी तो यही टेंडर वाले तो यही लोग हैं जी। तो कुछ ना कुछ व्यवधान करते रहते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है जिनको हम चीज दे रहे हैं उन पे हमें भरोसा करना चाहिए। अगर हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मोबाइल दे रहे हैं तो हमें भरोसा करना चाहिए। हम अगर 10,000 रुपए की लिमिट है तो हमको उनको पैसा देना चाहिए। हम उन पे भरोसा क्यों ना करें? हम क्यों जबरदस्ती खरीद के उनको थोपें? ये अच्छा माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय है और मैं इससे 2 साल पहले भी सहमत था और आज भी सहमत हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी ने आपका जो निर्णय था उसको माना और एक तरीके से अमल किया, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के हित में एक बड़ा काम आपने जो किया वो अब जाकर साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इस पूरे मसले पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इन मोबाइल मिलने के दौरान 3 सरकारें बदल गईं। जब ये काम मामला शुरू हुआ था शिवराज सरकार थी, 3 बार टेंडर उस दौर में हुए थे, फिर कमलनाथ सरकार आई, उस दौरान ये मामला चलता रहा। और हमें याद है कि इस दौरान ऐसी भी एक घटना घटी थी जिसको लेकर पूरे प्रशासनिक हलके में खासी नाराज़गी का भाव सामने आया था। वित्त विभाग के अधिकारियों ने सीधे महिला बाल विकास विभाग को बगैर जानकारी में लिए हुए एक पार्टी का टेंडर में शामिल कराने का प्रयास किया था। ब्रजेश चौकसी से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या मामला था और क्या परिस्थितियां इसको लेकर निर्मित हुई हैं। अब ब्रजेश जी, कैसे उस दौरान क्या क्या हुआ था और क्या कार्रवाई दिखाई दी इस पूरे मामले को लेकर? प्रभु जी देखिए, ये मामला सबसे बड़ा उदाहरण है अधिकारियों, नेताओं और ठेकेदारों की मिलीभगत का। जी, किस तरह से इस टेंडर, जैसे आपने पैकेज में भी दिखाया कि 9 बार निरस्त हुए हैं, 9 बार निरस्त किए हैं। तो एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ निरस्त करने वाला, कि जब कमलनाथ सरकार की तत्कालीन वित्त मंत्री थे आपके तरुण भानोट जी, उनके कार्यकाल में ये प्रस्ताव फिर गया, एक बार दिल्ली गया, जेम के पास गया कि हम मोबाइल खरीदने वाले हैं। तो मोबाइल खरीदी में शायद उनका कोई एक शुभचिंतक हो या जो संपर्क में रहा हो, उसके टेंडर में शामिल नहीं हो पाया। तो उन्होंने, वित्त विभाग ने बाकायदा चिट्ठी लिख दी दिल्ली को कि हम ये टेंडर की तारीख आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस कारण उसको निरस्त कर दिया गया टेंडर को। तो जब महिला बाल विकास मंत्री को पता चला, जो कि तत्कालीन इमरती देवी थी तब महिला बाल विकास मंत्री, उन्होंने कहा हमने तो ऐसी कोई चिट्ठी नहीं लिखी जी। तो इसके कारण ये मामला वहाँ अटक गया। तो ये बताता है कि मंत्रियों
के स्वार्थ किस तरह से जुड़े रहते हैं ठेकेदारों से। बाद में वो उनका एक ठेकेदार उसमें टेंडर में शामिल हो गया, लेकिन ये गड़बड़ियों के कारण, ये इस तरह की गड़बड़ियों के कारण आगे बढ़ते रहे। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोचा कि ये बार बार इस तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, इसमें कोई लापरवाही ना हो, कोई किसी तरह का भ्रष्टाचार ना हो, तो इसलिए उन्होंने कहा सीधे खातों में पैसे दे दिए जाएं, जिसको जैसा मोबाइल खरीदना है वो वैसा खरीद सकता है। तो इसमें कहीं के आरोप नहीं लगेंगे किसी पे सरकार पर। तो ये निर्णय, जैसे कि ओझा जी भी कह रहे थे, बहुत अच्छा है, उन्हीं का प्रस्ताव था जिसको सरकार ने मान लिया। नहीं तो उसी तरह से ये टेंडर बार बार निरस्त हुए हैं। पहले हमने देखा है पिछली सरकार में किस तरह से अधिकारियों और मंत्रियों के बीच में किस तरह से विवाद होते थे, ये भी उसका एक उदाहरण है। चलिए, ये कहें अंत भला तो सब भला, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उन बच्चों को कुपोषण पर नज़र रखने के लिए स्मार्टफोन मिलने वाला है, उनकी मर्जी का स्मार्टफोन मिलने वाला है, जो जिससे वो अपना काम सहूलियत से कर पाएंगी। और एक बड़ी उपलब्धि इसको कहना चाहिए, क्योंकि इसी मध्य प्रदेश में हमने देखा है कि जब स्कूली बच्चों को मोबाइल फ़ोन बांटे गए थे, उसको लेकर सवाल उठे थे कि घटिया मोबाइल दे दिए गए। यहाँ पर 9 बार टेंडर होने के बाद मोबाइल खरीदी नहीं हो पाई, बार बार कभी स्पेसिफिकेशन के मामले आ जाते थे, कभी किसी पार्टी का मामला आ जाता था। और अब जाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक सही निर्णय लिया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को जो मोबाइल पसंद हो वो अपना मोबाइल खरीद ले, उसको जितने का लेना हो उतना ले ले। सरकार ने उसको एक 10,000 रुपये की एक मुश्त राशि देने का निर्णय ले लिया है। आइए अब हम बात करते हैं अगले विषय पर, और ये विषय भी लगभग दोनों सरकारों से जुड़ा हुआ है। कमलनाथ की जो सरकार थी, उसने जिस तरीके का काम किया था उसको कहते थे बदलापुर का सरकार चलाना, और उसके बाद आई शिवराज सिंह चौहान की सरकार। और इस सरकार की बात को हम देखें तो या ये कहें कि ये भलमनसाहत वाली में काम कर रही है, या इस सरकार में इतनी अनदेखी चल रही है कि अधिकारी अपनी मर्जी से कुछ भी कर देते हैं, जिसको लेकर बाद में सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। और सवाल उठने शुरू हो गए, इसलिए इस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। मसला है मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड का। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने पैनल अधिवक्ताओं के एक सूची बनाई है, जिसमें लगभग 150 अधिवक्ताओं को शामिल किया गया है। और उस पैनल में जो वकील जिनको रखा गया है, उनमें कई वकील वो हैं जो पिछली कमलनाथ सरकार के पैनल में हुआ करते थे। बहुत सारे वकील ऐसे हैं जो बहुत सीनियर हैं। एक तो उसमें रिटायर्ड महाधिवक्ता हैं जो पहले मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता रह चुके हैं, उनको बहुत नीचे रख दिया गया है। और विवेक तनखा जो कांग्रेस के सांसद हैं, उनके पुत्र वरुण तनखा जो वकील हैं, उनको जो है वरुण तनखा से भी नीचे रखा गया। वरुण तनखा जैसे लोग इस पैनल में शामिल हैं। ऐसे कहें तो आधे लगभग वकीलों का ये कहना जो भाजपा से जुड़े हुए हैं कि आधे पैनल के जो नाम है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से सीधे जुड़े हुए हैं, या वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े हुए परिवारों से संबंधित हैं। तो इसको लेकर एक नाराज़गी का भाव उठना शुरू हो गया, और ये मांग भी सामने आ रही है कि इस पैनल को रद्द किया जाए और नया पैनल बनाया जाए। पूरा मसला अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पहुँच चुका है। तो ब्रजेश जी से पूछते हैं इस मामले को लेकर कि ब्रजेश जी, ये सूची क्यों आखिर जारी की हाउसिंग बोर्ड ने, जब भारतीय जनता पार्टी से एक पूरा सिस्टम है कि उनका पैनल जो बनना है उसको नीचे से लेकर ऊपर तक देखा जाता है, विधि विभाग तक जाता है, उसकी सहमति के बाद ये जारी होता है, तो यहाँ गड़बड़ी क्यों हुई? मुझे लगता है प्रभु जी कि ये सरकार को और मुख्यमंत्री को धोखे में रख के इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं अधिकारी। हमने पिछली कांग्रेस सरकार में देखा कि जितने भी पूर्व भाजपा शासनकाल में नियुक्तियां हुई थी या पैनल बने थे, उनको सबको बदल दिया था। उनने एक तरह से लगाया था कि भाजपा समर्थित है या भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, सबको बदल दिया था। जैसे आपने भी कहा है कि बदलापुर टाइप का था, पूरा बदल दिया था। लेकिन इस सरकार ने, ना पहले भी उनकी मंशा नहीं थी और अब भी मंशा नहीं है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के लोगों को शामिल किया गया, जैसे कि विवेक तनखा जी के बेटे का नाम है उसमें, वरुण तनखा का, तो वरुण तनखा का नाम है उसमें, और पूर्व महाधिवक्ताओं को तक नीचे रख दिया गया। उनकी दरकिनार के जो भाजपा शासन काल में थे उनको तक छोड़ दिया गया है। भाजपा से राज्यसभा सांसद रहे हैं रविनंदन सिंह, बहुत नीचे हैं उनके, हाँ, सूची में नीचे। तो इस तरह की ये कार्रवाई जो मुझे लगता है अफसरों की लापरवाही है, और मुख्यमंत्री को धोखे में रख के उन्होंने इस तरह की कार्रवाई की है, इस तरह का पैनल बनाया है। वरना आप सोचिए कि जो विरोधी हैं, जो विरोध में हैं, जो आरोप लगाते आ रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस ने बदल दिया था, तो पूरे बदल जाना चाहिए थी पूरी पैनल। और इसमें नीचे से भाजपा में, जैसे कि कहा आपने, एक प्रक्रिया है, उस विधि विभाग तक जाना चाहिए थी, सिस्टम से होना चाहिए था। तो मुझे लगता है ये गलती नहीं होगी। अब मुख्यमंत्री के संज्ञान में यदि ये बात आ गई है तो निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई होगी, ये पैनल रद्द होगी। और उन लापरवाह अधिकारियों को जो धोखे में रखने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री तक को, उन पर भी कार्रवाई होने की संभावना है। अब ब्रजेश जी, इस मजे की बात यह है कि इस पैनल में जो वर्तमान महाधिवक्ता है
उनका भी नाम है। और ये शिवराज की पिछली सरकार में भी वो महाधिवक्ता थे पुरुषेंद्र कौरव। कांग्रेस की जब सरकार आई थी तो पुरुषेंद्र कौरव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई उन्होंने की थी, उनको तो पद से हटा दिया था और कई रिकवरी उनके खिलाफ करने का मामला भी आया था। अब कहीं ना कहीं ये सूची तो पुरुषेंद्र कौरव के ऑफिस से भी निकल कर ही आई होगी, तो क्या पुरुषेंद्र कौरव ने भलमनसाहट दिखाई इसमें, या एक वकीलों का जो अपना भाईचारा होता है वो इसमें दिखाई दे रहा है, या कहीं कोई लापरवाही का मामला है? देखिए, इसमें तीनों चीज़ें हैं, या तो लापरवाही हो गई होगी वहाँ पे, या फिर भलमनसियात ऐसे कैसे दिखा सकते हो जब आपसे रिकवरी की जा रही है, आपके साथ इतनी बड़ी कार्रवाई करने वाली थी वो सरकार। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें भलमनसायत वाली बात हो। यदि वो सरकार आगे चलती तो कौरव जी को मुसीबतों को और सामना करना पड़ सकता था, लेकिन ये मामला सीधा सीधा लापरवाही का ही है, या उनकी नज़र में ये चीज़ नहीं आई है, या उनने सोचा कि वकीलों से हम कोई विवाद ना करें, हमारा आपसा भाईचारा रहे। तो ये सरकार को देखना चाहिए कि मैं सरकार के कारण मेरी इस स्थिति में हुई, तो मेरे पे बदला कौरव से क्यों लिया जा रहा था। इसलिए लिया जा रहा था कौरव जी से कि वो महाधिवक्ता शिवराज सरकार के थे। तो इस कारण मुझे लगता है कि अधिकारियों की लापरवाही इसमें प्रभु जी ज़्यादा है, और ये जो संज्ञान में मुख्यमंत्री के आया ही नहीं होगा, इस वजह से। अधिकारियों से जुड़ी अगली बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के अधिकारियों के प्रमोशन की एक जो पुरानी मांग है वो एक नए तरीके से पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। प्रमोशन में आरक्षण का मामला जो था वो हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में उसको चुनौती दी गई, और सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में प्रमोशन पर साल 2016 से रोक लगा रखी थी। इस बीच में सरकारें बदलती रहीं, लेकिन अब वो मामला फिर सामने आया है, जबकि अधिकारियों की भी नाराज़गी सामने आ रही है। कई अधिकारी रिटायर हो चुके हैं बिना प्रमोशन लिए हुए। तो सरकार ने एक कमेटी बनाई है वरिष्ठ अधिकारियों की 7 सदस्यीय कमेटी। वो कमेटी के रिकमेंडेशन आने के बाद अब अधिकारियों को प्रमोशन तो नहीं मिलेगा, लेकिन उनको वो पदनाम दे दिया जाएगा जिस पद पर वो प्रमोट होने वाले थे, क्योंकि उस पद का वेतन ये कहें कि पहले से वो पा ही रहे हैं। तो एक तरीके से ये उनकी जो पुरानी साध है वो पूरी होती हुई दिखाई देगी। तो ब्रजेश जी, सरकार सीधे सीधे प्रमोशन न देकर ये पदनाम देने की दिशा में बढ़ रही है, क्यों आखिर ये तोड़ निकाला जा रहा है? दरअसल प्रभु जी, लंबे समय से प्रमोशन का मामला आरक्षण की वजह से अटका हुआ, कोर्ट में रखा है। यदि कोर्ट में मामला है तो यदि सरकार सीधे सीधे प्रमोशन देगी तो कोर्ट की अवमानना के दायरे में आ जाएगा। तो सरकार ने जब अधिकारियों कर्मचारियों की नाराजगी बढ़ी लगातार कि वो प्रमोशन नहीं हो पा रहा, कई अधिकारी रिटायरमेंट हो गया, तो उनमें जो आपकी कुंठा जो हो रही है, जो काम पे प्रभाव पड़ रहा है अधिकारियों को, एक स्तर पर अधिकारियों की कमी दिख रही है उस पदनाम की वजह से, कि यदि प्रमोशन नहीं होने के कारण कई ऊपर के अधिकारी मतलब रिटायर्ड हो गए हैं, तो वो जगह जो खाली है, रिक्त की पूर्ति नहीं हो रही। सरकार चाहे तो याचिका तो वापस ले सकती है ना ब्रजेश जी, यदि वो जो सुप्रीम कोर्ट में लगा रखी है। मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं वोट बैंक की भी राजनीति है। सरकार सीधे सीधे उसमें वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, ये नहीं कहना चाहती कि मैं आरक्षण के मामले में हम दूसरा वर्ग नाराज ना हो जाए, इसलिए ये बीच का रास्ता सरकार ने निकाला है। इस रास्ते निकालने की कोशिश पिछली 15 माह की सरकार, कमलनाथ सरकार ने भी की थी। उन्होंने कमेटी बनाई थी, लेकिन वो किसी अमली जामा नहीं पहना पाए। तो शिवराज सरकार ने अभी नई कमेटी बनाई है। इस कमेटी, जैसा कि आपने भी कहा, हमने पैकेज में दिखाया कि पदनाम उनको मिल जाएंगे। वेतन तो ऑलरेडी उनको मिल ही रहा है, उस तरह का मतलब बड़े हुए पद का वेतन मिल रहा है उनको, काम छोटे पद पे कर रहे हैं, पदनाम भी उनको मिल जाएगा। चलिए, वो उनकी मनोरथ पूरा हो जाएगा, तो नाराजगी है वो दूर हो जाएगी। जी, चलिए, नाराजगी अधिकारियों की दूर हो जाएगी। और हम बात करते हैं फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जो अफसरशाही पर तो लगाम लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और सफल भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के जो कैबिनेट के सहयोगी मंत्री हैं उनको पटरी पर लाने में वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तमाम कोशिशें पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री बार बार निर्देश दे रहे हैं कि मंत्री सोमवार को मंत्रालय में बैठें, विभाग की समीक्षा करें, काम करें, ज़्यादा फाइलें न पेंडिंग हों, लेकिन मंत्रियों के द्वारा वो सब काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यदि हम बात करें तो पिछली कैबिनेट में भी फिर मुख्यमंत्री को वही बातें याद दिलानी पड़ी, दौरे को लेकर भी मुख्यमंत्री बार बार निर्देश दे रहे हैं। तो मंत्रियों और मुख्यमंत्री के बीच में तालमेल न होना, ये अपने आप में क्या साबित करता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ब्रजेश जी, क्या दिखाई दे रहा है आपको कि मंत्री क्यों नहीं मानते मुख्यमंत्री की बातें? मुझे लगता है प्रभु जी, उसी तरह से हालात हैं जिस तरह से अफसरशाही के हैं। मंत्रियों को अब जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा है कि सोमवार को बैठो, वो बैठ नहीं रहे हैं।
तो जो मंत्रिमंडल का अगला विस्तार होगा या पुनर्गठन होगा तो उसमें बाकायदा इसका रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा। वो भूमिका वो तैयारी हो रही है, एक तरह से गोपनीय रिपोर्ट बन रही है हर मंत्री की। यदि वो समीक्षा नहीं करेंगे समय पे यदि मुख्यमंत्री ने, तो मुख्यमंत्री का काम है उनको इतने सारे विभाग और पूरा प्रदेश देखना। वो एक टारगेट देते हैं। उन्होंने मंत्रियों से भी कहा है कि आप अपने अपने विभाग की कार्य योजना बनाएं, समीक्षा करें और जो वो निर्देश दे रहे हैं उनका क्रियान्वयन कराएं सबका, लेकिन वो उस तरह से होते हुए नहीं दिख रहा है। तो जरूर निश्चित तौर पर जिस तरह से अधिकारियों पे गाज गिर रही है, मुझे लगता है आगे मंत्रियों के भी रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा। इस आधार पर उनका मंत्रिमंडल में रहने और नहीं रहने का निर्णय किया जाएगा। हम देखते हैं भाजपा में बाकायदा रिपोर्ट कार्ड देखा जाता है, पिछली सरकार में संगठन भी देखता है, सरकार भी देखती है। तो हर स्तर पर उन पर नजर रखी जा रही है, हर स्तर पर उनके काम का आकलन किया जा रहा है। इस आधार पर उनको रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा। अब सरकार पिछली गलतियों को नहीं दोहराना चाहती। हमने देखा पिछली बार मंत्रियों की इसी लापरवाही के सीएम ने बार बार कहा कि आप जिलों में जाइए, जिलों में प्रभार जिन जिलों का है वहाँ जाइए, लेकिन नहीं गए। तो हमने देखा कई मंत्री हार गए हैं अपने ही क्षेत्र में। तो मंत्रियों को भी ये देखना होगा कि उनके पास 3 साल का समय है और जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं उस अनुसार वो कार्रवाई कर। हर काम मुख्यमंत्री पर ही डिपेंड क्यों, मुख्यमंत्री क्यों समीक्षा करें? मंत्रियों का काम है, अधिकारियों का काम है, उनको करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने एक बार कह दिया, लेकिन हम देख रहे हैं हर विभाग की समीक्षा मुख्यमंत्री को लेना पड़ रही है। उनको तो सिर्फ आपको रिपोर्ट देना पड़ेगा कि हमने विभाग में ये कर लिया, मुख्यमंत्री इसी में कहेंगे कि हाँ ठीक कर रहे हो आप, लेकिन वही काम जो मंत्रियों को करना चाहिए या अधिकारियों को करना चाहिए वो मुख्यमंत्री को करना पड़ रहा है। तो इस पर जरूर ये रिपोर्ट कार्ड बनेगा तो लगाम लगेगी और मंत्रियों को देखना पड़ेगा कि वो मंत्रिमंडल में रहना है तो उन्हें काम करना पड़ेगा। ये इस सरकार की जो मंशा है उसके अनुसार रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहे हैं। चलिए, ब्रजेश जी जैसा बता रहे हैं कि मंत्रियों का एक रिपोर्ट कार्ड तो बन ही रहा है जो सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने स्तर पर एक और रिपोर्ट कार्ड मंत्रियों का बनवा रहे हैं कि उनके लोग या उनकी टीम ये आकलन कर रही है कि आखिर कहाँ कैसा काम कर रहे हैं मंत्री, वाकई में सक्रिय हैं कि नहीं, क्षेत्र में क्या काम कर रहे हैं और विभागों में उनकी क्या गतिविधियाँ हो रही हैं। तो पावर कॉरिडोर में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते सियासत और ब्यूरोक्रेसी की नई खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।